हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है और आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं भारत के एक लंबे छलांग के बारे में। हमने सिविल एविएशन सेक्टर में एक छलांग मारी है। यानी भारत अब चाहता है कि हम भी एक सिविल एविएशन में मैन्युफैक्चरिंग हब बने। हमारे पास क्षमताएं हैं। हमारे पास स्पेस एयरक्राफ्ट क्षमता है, इसरो बनाती है। हमारे पास डिफेंस के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं वो क्षमता हमारे पास है, एचएएल बनाती है। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी हम सिविल एविएशन में ये क्षमता हासिल नहीं कर पाए। तो हमारी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने देश में अब सिविल एविएशन के लिए एयरक्राफ्ट बनाएंगे। यानी भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है। हालांकि दिल्ली अभी दूर है, इसमें काफी टाइम लग जाएगा, बट इनिशियल स्टेप लिया जा चुका है। अब पूरा मामला क्या है जानेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप शेयर कर पाए तो बड़ी खुशी हमें होगी। तो मसला क्या है, देखिए, जब भी हम जाते हैं एयरक्राफ्ट में आते हैं सिविल एविएशन वाले, यानी जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हो या इसमें यात्रा करते हो, तो जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो हमने देखा हुआ है कि दो ही कंपनियां हैं पूरी दुनिया में। एक कंपनी है जो इसका नाम है बोइंग कंपनी और ये यूएस बेस्ड कंपनी है, और एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। ये कंपनी यूरोप कंपनी है। इन्हीं का डोमिनेंस मार्केट में है। ये बड़ी कंपनियां, जायंट कंपनियां जो ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एयरक्राफ्ट बनाती हैं, और हर देश की जो एयरलाइन कंपनियां होती हैं वो यहीं से परचेस करती हैं। हमारे देश में भी आप देखोगे, चाहे इंडिगो हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे कोई भी एयरलाइन कंपनी हो, आपको इन्हीं की एयरक्राफ्ट मिलेंगी सिविल एविएशन। तो हमने निर्णय लिया कि थोड़ा सा इनका जो डोमिनेंस है उसको थोड़ा हम बिगाड़ें। तो भारत ने क्या किया है, देखिए यहां पे। तो भाई हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एचएएल है, जो मेन कंपनी हमारी सरकारी कंपनी है, तो ये सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट भारत में बनाएगी। कैसे बनाएगी? तो इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए हमने रशिया से एग्रीमेंट साइन किया है। तो रशिया की एक कंपनी है जिसके साथ हमारे एचएएल का एग्रीमेंट साइन हुआ है मॉस्को में। और जो एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो बनेगा SJ-100। SJ-100, तो ये बनेगा एयरक्राफ्ट हमारे देश में। ठीक है, देखिए अब ये पूरा मसला क्या देख लीजिए। तो भारत की कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी। और रशिया कंपनी कौन सी है? यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट एचएएल और यूएसी। तो एचएएल और यूएसी ने आपस में एग्रीमेंट किया मॉस्को में कि भारत में क्या होगा। तो भारत में ये लोग मिलकर प्रोड्यूस करेंगे सुखोई सुपरजेट 100। यानी जो SJ-100 है, इसका पूरा नाम क्या है? सुखोई सुपरजेट 100। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये भारत में बनेगा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, ये जो एयरक्राफ्ट है ये 75 टू 100 सीटर वाला आपका रीजनल जेट है। यानी गाइस, कहने का मतलब मैंने क्या बोला था कि हमने छोटा सा कदम उठाया है, यानी थोड़ी सी हमने कोशिश की है। यानी ये जो एयरक्राफ्ट है ये छोटे क्राफ्ट होते हैं। इसमें सीट की बात करें तो 75 से लेके 100 सीट इसमें होती हैं, और ये रीजनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसके पहले मैं मुंबई में था, और मुंबई और मेरा जो घर है वो मिर्जापुर में, वाराणसी के पास। तो जब मुझे फ्लाइट लेनी होती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे मुंबई से वाराणसी की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती थी। तो मुझे पहले मुंबई से दिल्ली आना पड़ता था, और दिल्ली के बाद फिर मुझे अपना क्राफ्ट चेंज करना पड़ता था। तो कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि मैंने छोटे क्राफ्ट में यात्राएं की हैं, बड़ी तरह नहीं, छोटी वाली। तो भारत में ऐसे क्राफ्ट चलते हैं, लेकिन वो भी किसी और मतलब फॉरेन कंपनी के ही होते हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है सिविल एविएशन में, ये छोटे क्राफ्ट होंगे जिसमें आपका 75 से लेके 100 सीट इसमें होती है। ठीक है, तो यानी ये बड़े क्राफ्ट नहीं, और इनका जो उपयोग होगा वो रीजनल कनेक्शन के लिए। आपने एक नाम सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। यानी हमारी भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी ताकि रीजनल लेवल पर हमारे शहर आपस में जुड़ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल वाराणसी टू इलाहाबाद, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो छोटे जो आपके शहर होते हैं बेसिकली उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, आगे देखिए अब क्या बात हो रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या अच्छी बात है भारत के लिए। सबसे पहला पॉइंट, मेक इन इंडिया बूस्ट। हाँ, तो जो हमारी सरकार का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेक इन इंडिया, यानी हमने कई तरह के डील असाइन किए हैं कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में आना पड़ता है और यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ता है। तो भारत में ही हम लोग इसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस मिसाइल। तो इससे हमारे मेक इन इंडिया को बल मिलेगा। नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स। अब गाइस, जब ये आएंगे भारत में, अपने प्लांट लगाएंगे, तो देखो सिंपल सी बात है। एयरक्राफ्ट को बनाने में कई तरह छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, कलपुर्जे लगते हैं, और ये सब एमएसएमई बनाती हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो दो कंपनियां हैं वो तो बना ही रही हैं, लेकिन इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो सप्लाई होंगे।
जिसमें हमारी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करेगी और यहां से काफी बड़ी संख्या में रोजगार डेवलप होगा। ठीक है। नंबर 3, रीजनल कनेक्टिविटी। मैंने आपसे क्या बोला, ये जो आपके एयरक्राफ्ट हैं ये छोटे होते हैं, तो ये जो हमारी सरकार की उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू सेल इंडियन मेड SG-100 टू एशिया, अफ्रीका एंड फ्रेंडली नेशन। यानी यहां पर एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। जैसे हमारे बगल में श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, या और भी जो कंट्री अफ्रीकन कंट्री हैं जिनसे हमारी फ्रेंडली रिलेशन है, तो उनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके देश में भी ऐसी समस्याएं हैं, वहां भी रीजनल कनेक्शन कम होगा, तो हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। भाई सिंपल सी बात है HAL, तो HAL का जो अभी फोकस है कहां, डिफेंस में। तो HAL जो भी क्राफ्ट बनाती है वो डिफेंस के लिए बनाती है, डिफेंस के लिए क्राफ्ट या हेलीकॉप्टर। तो HAL को यहां पे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का भी मौका मिल रहा है इन द सिविल एविएशन। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या बात हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है वो सुन लो। देखो, अब इंडिया क्यों इसमें इंटरेस्टेड है, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रिक्वायर मोर देन 200 जेट फॉर रीजनल रूट्स एंड 350 एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन ओशियन डेस्टिनेशन। यानी हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और रीजनल लेवल पे लोग एयरक्राफ्ट को पसंद करेंगे, मतलब यहां पे डिमांड बढ़ेगी। तो हमें एडिशनली 200 जेट चाहिए अगले कुछ सालों में, 200 जेट चाहिए, एंड फॉर रीजनल रूट्स 350 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन ओशियन डेस्टिनेशन। इसका मतलब जो हमारे आसपास के देश है ना, जैसे फॉर एग्जांपल भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे देश जो एकदम पास में, तो वहां भी हम ऐसे एयरक्राफ्ट से जा सकते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे रीजनल लेवल की आप बात करो, चाहे जो हमारे मित्र देश हैं आसपास के, वहां पर भी हम जाने की बात करें, तो हम ऐसे क्राफ्ट का यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये देख लो। अच्छा, द SG, अच्छा, अब ये जो SG-100 है, क्यों, क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्या इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। देखो, ये क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग विथ ओवर 200 यूनिट, यूनिट का मतलब 200 जहाज की, 200 क्राफ्ट की बात हो रही है, अक्रॉस 16 ग्लोबल एयरलाइन। कहने का मतलब कि दुनिया में कई सारी एयरलाइन कंपनी हैं जो इसको यूज करती हैं। यानी 200 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 200 जहाज, 200 प्लेन की बात हो रही है, तो 200 प्लेन ऑलरेडी इसके उड़ रहे हैं 16 देशों में, 16 एयरलाइन कंपनीज में। तो कहने का मतलब ये जो क्राफ्ट है इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, मतलब इन पर आप बिलीव कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, विल बी प्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस HAL Avro HS-748 विच सीज प्रोडक्शन इन 1988। देखो, अब यहां पर एक बात और समझो, तो ऐसा नहीं है कि HAL के पास सिविल एविएशन में कभी कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, ऐसा नहीं। HAL के पास सिविल एविएशन में एक्सपीरियंस था, छोटे प्लेन थे, ये छोटे ही प्लेन थे, इनका नाम क्या था, AVRO HS-748। तो ये पहले HAL बनाती थी, लेकिन 1988 में इसे बंद कर दिया गया था इसे, और ये छोटे प्लेन थे, यानी हमारे पास बड़े प्लेन बनाने का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं रहा, छोटे प्लेन का था, HAL के पास था, लेकिन 1988 में इसे बंद कर दिया गया था। तो तब से लेके अब तक हमारे देश में अभी तक सिविल एविएशन में कोई तरक्की हुई नहीं। अब फिर से हमने छोटे ही प्लेन, SJ छोटा प्लेन है, हम इसे बनाएंगे भारत में। ठीक है। अच्छा, चैलेंजेस क्या है दोस्तों, देखो, सर्टिफिकेशन, पहली बात, देखो यार, अगर आप एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो आपको सबसे पहले ये इसमें बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स आपको हैक करने पड़ते हैं, और केवल भारत के नहीं, कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो आपको सर्टिफाइड करती हैं। तो आप जो प्लेन बना रहे हो उसके लिए कई जगहों से आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, इंक्लूडिंग DGCA, और इसमें दोस्तों टाइम लगेगा इसमें। तो आपका सर्टिफिकेशन जो है ये काफी टाइम टेकिंग है, और ये इजीली आपको मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, इजीली मिल जाए, इसमें काफी सारे काम करने पड़ेंगे। सप्लाई चेन, इंडिया मस्ट लोकलाइज मैनी इंपोर्टेड पार्ट। देखो मैंने क्या बोला, ये जो जहाज बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, इसमें कई सारे पार्ट्स लगते हैं। अब सोचिए कि भले आप इंडिया में इसका प्रोडक्शन आप शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आपको इसके पार्ट्स रशिया से मंगाने पड़े, इंग्लैंड से मंगाने पड़े, तो फायदा क्या हुआ, आप इंपोर्ट तो कर रहे हो फिर। यानी कहने का मतलब जो इसके पार्ट्स हैं, सप्लाई चेन का जो पूरा मैनेजमेंट है, वो आपको भारत में रखना पड़ेगा, ताकि भारत में जो और MSME है, छोटी छोटी कंपनीज हैं, यहां भी इंप्लॉयमेंट जनरेट होने, प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, रशियन सैंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपने देखा किस तरह से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग USA रशिया पर सैंक्शन लगा रहा है, और कल को अगर फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप या किसी और को भी लगता है
कि यार भारत ये कर रहा है, तो यहां पर भी सैंक्शन लग सकते हैं। और सैंक्शन लग जाएंगे तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपको बाहर से मंगाने पड़ते ही पड़ते हैं। तो भाई उसमें सैंक्शन लग गया तो फिर आपको यहां पर भी दिक्कत हो सकती है, पहला। दूसरा, मान लीजिए आपने प्रोड्यूस किया एक्सपोर्ट करने के लिए, चलो अपने देश में तो यूज आप कर रहे हो, मान लो आपने रशिया के साथ बनाया और आपने यूज करना शुरू किया और आपके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आ गए, लेकिन अगर यूएस ने या यूरोपियन कंपनीज ने इस पे सैंक्शन लगा दिया तो फिर क्या होगा दोस्तों? फिर आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, ये भी लॉस है आपका। जिस तरह से आपने देखा नायरा एनर्जी वाला जो कंपनी ऑयल की, इस पर सैंक्शन लग गया ना, कंपनी तो इंडिया की थी, भले उसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर रोजनेफ्ट के थे, लेकिन सैंक्शन लग गया ना। तो वैसे ही इस पर भी सैंक्शन लग सकता है ना। मार्केट कंपटीशन, मैंने आपसे क्या बोला था कि पूरे दुनिया में अगर आप बड़े लेवल की बात करेंगे तो बोइंग और एयरबस है, लेकिन अगर आप रीजनल की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी प्लेयर्स हैं, जैसे ब्राजील का एम्ब्रेयर, जैसे फ्रांस का एटीआर। तो अब ये भी इस सेक्टर में माहिर खिलाड़ी हैं और आप नए नए हैं, तो आपको इनके साथ भी मार्केट में चैलेंज करना पड़ेगा, इनकी तरह क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, इनकी तरह आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये चैलेंजेस भी तो हैं, हालांकि ये तो हर जगह रहेंगे अगर आप कुछ नया काम करोगे तो। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो आज का, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको सारी बातें समझा दी। आप क्या सोचते हो इस बारे में? तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। क्लोजिंग थॉट आपका क्या है कि भारत जो इस सेक्टर में एंट्री कर रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? क्या भविष्य में ये हमारे लिए कोई परेशानी का मैटर न बन जाए? आप जो सोचते हैं प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मैं सीखता हूं हमेशा। और एक बात और, अब बात करते हैं उन सारे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। विक्ट्री बैंक फाउंडेशन बैच हमारा लाइव हो रहा है 30 तारीख से। ये फाउंडेशन बैच है, मतलब जो बच्चे 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच हमारा है। इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से कराई जाएगी। और हाँ, अच्छा समय आपके लिए क्या है, तो अनअकैडमी आपको इस समय 1 साल के लिए जो मिलता है अनअकैडमी, ये मात्र 1999 में मिल रहा है और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, प्राइस आपका बढ़ जाएगा इसके बाद। तो आप ले लीजिए एडमिशन, क्योंकि अब 1 साल के लिए अनअकैडमी आपको इतने सस्ते में मिल जाएगा। पूरे कोर्स हमारे, अभी फाउंडेशन बैच है, प्री का बैच आएगा, फिर मेंस का, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा कोड है एवीपी, लगाइए कोड और डिस्काउंट पाइए। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।